चलिए दोस्तों, तो फाइनली प्रवेश करते हैं अपने अगले चैप्टर में। चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब आप कहेंगे सर बहुत थ्योरी होगी, ये थ्योरी फाइनली कब खत्म होगा? हमारा थ्योरी खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहा? क्या हमें अकाउंट्स में सिर्फ थ्योरी पढ़नी है? तो नहीं जी, आपका थ्योरी जो है वो अब एक तरीके से खत्म हो सा चला है। इस चैप्टर में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ये एक आपका प्रैक्टिकल चैप्टर है, बट नो डाउट कि जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना है उसका पहले हमें थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग तो हो कि हम करेंगे क्या। तो वो हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, सीखेंगे और उसके बेस पे हम इस चैप्टर के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दिस इज नॉट थ्योरी एनीमोर, इट इज लाइक कि मिक्स होगा, हाइब्रिड सिस्टम होगा, जहां पे हम थ्योरी सीखेंगे, उसको कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करेंगे और फिर उस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे हम अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है सर, कितना बड़ा चैप्टर है तो आपको दिख रहा है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, कुल 8 पेजेस में चैप्टर समा गया। जब मैं अपने बचपन में बात करता था किसी भी चैप्टर की, तो जब शुरुआत करा करता था तो मैं उस सबसे पहले देखता था कि कितना बड़ा चैप्टर है, कितने पेजेस का चैप्टर है, क्योंकि उससे एक मोटिवेशन आती थी कि अच्छा ये तो छोटा चैप्टर है, कर करा के नक्की करो। यही अगर ये 200 पेज का चैप्टर होता तो थोड़ा सा इंसान डिमोटिवेट हो जाता है कि यार इसमें तो टाइम लगेगा, चलो फुर्सत में करेंगे, और वो फुर्सत फिर कभी नहीं आती। तो दिस इज द गुड थिंग कि छोटा सा चैप्टर है, प्यारा नन्ना मुन्ना, सिर्फ 2 बातें हैं इस चैप्टर में। फर्स्ट इज प्रोसेस, सेकेंड इज बेसिस। मतलब कि 2 ही सवाल इस चैप्टर में आपसे पूछे जाएंगे, एक तो बता दो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग और दूसरा तो आपको बताना रहेगा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये 2 बात आपने बता दी, आपका काम खत्म हो जाएगा। तो सिर्फ इन 2 सवालों के ऊपर ये चैप्टर है जिसमें कि हम बात करेंगे प्रोसेस और बेसिस की। बेसिस जो है वो आपका प्रैक्टिकल जाएगा और प्रोसेस जो है वो आपका थोड़ा सा थ्योरेटिकल जाएगा। अब जैसे ही आप देखोगे प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग तो आप कहोगे सर प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग तो हमने पीछे सीखा था। कब सीखा था? जब हमने देखा था अपना चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 के टाइम पे हमने पढ़े थे प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग के क्या प्रोसेस होते हैं। सर क्या देखा था हमने उसके अंदर? उसके अंदर आपने देखा था कि अकाउंटिंग करते वक्त आपको किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, किन किन प्रोसेस को आपको पास ऑन करना पड़ता है, जिसके अंदर सबसे पहले बात आई थी आइडेंटिफिकेशन की, जिसका हमने शॉर्ट फॉर्म भी लिया था। क्या शॉर्ट फॉर्म लिया था हमने देखा था शॉर्ट फॉर्म साईं राम के चरण छुओ, और फिर उसी में हमने कह दिया था कि साईं राम के चरण मत छुओ, और एम से हमारा मेजरमेंट वहां पे कवर हो जाता था। ठीक है सर, तो हमने क्या क्या चीजें देखी इसके अंदर? हमने देखा कि सबसे पहला जो आपका पॉइंट आता था वो आता था किसका? सबसे पहला आता था आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोसेस के अंदर। ठीक है सर, आइडेंटिफिकेशन आ जाता था। इसके बाद क्या आता था? इसके बाद हम आइडेंटिफिकेशन के बाद बात करते थे मेजरमेंट की, कि उसको मेजर कर सकते हैं कि नहीं मनी की टर्म्स में, तभी आगे बात बढ़ेगी। तो अगला आता था मेजरमेंट। उसके बाद जब मेजरमेंट से बढ़ते थे तो हम बात करते थे किसकी? उसकी रिकॉर्डिंग की। रिकॉर्डिंग के बाद हम जाते थे किसके अंदर? कम्युनिकेशन के अंदर। अब ये तो हो गया मोटे तौर पे, बट जब इसके अंदर आप ड्रिल डाउन करते थे, जब आपने इसके अंदर घुसे थे, तो आपने क्या देखा था कि हम इसको पार्ट वाइज लेके चलते हैं। पार्ट वाइज लेने का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले हम करते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन जब हमारा हो जाता है तो आइडेंटिफिकेशन के बाद हम जाते हैं मेजरमेंट के ऊपर, जहां पे हम मेजर कर लेते हैं उसको कि भैया ये जो है ये हमारा फाइनेंशियल नेचर का है कि नहीं। फाइनेंशियल नेचर का मतलब क्या हो गया कि ये हमारा जो है ट्रांजैक्शन, इसमें पैसा इन्वॉल्व है कि नहीं। अगर पैसा इन्वॉल्व है तभी हम आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज आगे नहीं बढ़ते थे। ठीक है सर, उसके बाद हम रिकॉर्ड करते थे अगर वो मनी के टर्म में होता था। उसके बाद हम करते थे इसको क्लासिफाई, फिर करते थे इसको समराइज, फिर करते थे इसको इंटरप्रेट, और फिर एट लास्ट हम किया करते थे इसका कम्युनिकेशन। ठीक है, ये सारे आपने जो इसके स्टेप्स थे, जो प्रोसेस थे, वो आपने पढ़े थे चैप्टर नंबर 1 के अंदर थ्योरेटिकली। बट हम इसकी यहां पे अब बात नहीं करेंगे। मतलब कि अकाउंटिंग प्रोसेस जो है वो आपका शुरू होता है आइडेंटिफिकेशन से, आपको पता है, जहां पे हम बिजनेस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है भी कि नहीं, और इस बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर क्या मनी टर्म्स इन्वॉल्व है, क्या इसको बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर ये पता लग जाता था तो हम रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज करना शुरू कर देते थे और फाइनली उसको कम्युनिकेट करते थे। ठीक है, जब हम रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज करते हैं अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, तो अल्टीमेटली उससे क्या बन के निकलता है? उससे बनता है हमारा ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मोटा मोटा तौर पर क्या कहते हैं हम? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर बैलेंस शीट। तो दीज आर दी थ्योरी, कि हमने थ्योरेटिकली सीखा कि इन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है आपको अकाउंटिंग करने के लिए। अब इसी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को आप जब प्रैक्टिकल स्टेप में उतारोगे तो आप क्या बात करोगे? तो यहां पे 5 आपके प्रैक्टिकल स्टेप हैं जिसको कि हम 1 बाय 1 समझेंगे।
ठीक है, आपको इतनी सी बात समझ में आ रही है कि पहले हमने देखा कि आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है जी, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे उसकी बात करेंगे। उसके बाद बात वही थी कि अगर मनी टर्म्स में होगा तो उसको हम मेजर करने के बाद उसको हम करेंगे रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड करेंगे, ये बहुत वेग टर्म है, रिकॉर्डिंग करना है, बट रिकॉर्डिंग करना कैसे है वो हम जानेंगे इस चैप्टर के अंदर कि रिकॉर्डिंग करने का स्टेप क्या होगा, पहले क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, उसके बाद कैसे कैसे हमारा जो डाटा है, जो हमारा ट्रांजैक्शन है, वो किस तरीके से मूव होकर हमारे बैलेंस शीट तक पहुंचेगा, उस स्टेप को यहां 1 बाय 1 अपने को समझना है। ठीक है, तो दिस इज लाइक प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग बट प्रैक्टिकल वे में। जब चैप्टर 1 में था दैट इज ऑल्सो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग बट इन अ थ्योरेटिकल वे, तो वो आपकी स्टार्टिंग थी, तो आपको थ्योरेटिकली समझाया गया। अब आप इससे अच्छे से रूबरू हो चुके हैं, तो अब इसको हम प्रैक्टिकली कनेक्ट करेंगे कि इसको अगर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से टच किया जाए, जो कि आपको आने वाले चैप्टर्स में करना है, तो कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहला तो सिंपल है, इसके अंदर कुछ खास नहीं है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन है। तो आइडेंटिफिकेशन के अंदर हम क्या देखते हैं कि भैया बिजनेस ट्रांजैक्शन होना चाहिए जिसका कि मनी में इन्वॉल्वमेंट हो, मनी नेचर में हो, मॉनेटरी टर्म्स में उसको मेजर किया जा सके। मतलब कि अगर मॉनेटरी टर्म में नहीं होगा तो हम उसको क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हमारी अकाउंटिंग के दायरे से बाहर चला जाएगा। ठीक है सर, अच्छा जी। उसके बाद क्या ये जरूरी है कि जो भी हमारे पास ट्रांजैक्शन हो, जो भी हमारे पास मॉनेटरी बिजनेस ट्रांजैक्शन निकल के आती है, उसका एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए? तो हाँ जी, बहुत जरूरी है कि जो भी हमारा ट्रांजैक्शन होगा उसका एक एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट होगा। अगर आपसे कोई कहता है कि आपने कुछ 1 लाख रुपए का आइटम परचेज किया, तो आप उससे क्या बोलोगे कि हाँ भाई तुमने 1 लाख रुपए का आइटम परचेज किया, लाओ जी हम रिकॉर्ड कर देते हैं? नहीं। जैसे ही कोई बोलेगा 1 लाख रुपए का आइटम परचेज किया, तो हम उसको बोलेंगे क्या कि भैया बिल दिखाओ। इसके बिल दिखाने का मतलब क्या है कि आपने परचेज किया तो आपके पास परचेज इनवॉइस होगा। ऐसे अगर कोई सेल करेगा तो उसके पास सेल्स इनवॉइस होगा। कुछ नहीं, अगर कोई छोटी मोटी ट्रांजैक्शन हुई है, पेटी एक्सपेंस है, तो आपके कैश की ट्रांजैक्शन होगी, कैश स्लिप्स होंगे, आपके कैश मेमोज होंगे आपके। अगर कोई बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन हुई है तो आपके पास बैंक स्टेटमेंट होगा, या फिर कह लो कि बैंक पासबुक होगा जहां पे ये ट्रांजैक्शन दिख रहा होगा। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी प्रकार की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी तो आप बोलोगे क्या कि भैया सबूत बताओ। सबूत इन द सेंस कि आपको उसका एक एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट होना चाहिए रिकॉर्ड करने से पहले कि भैया हाँ ये डॉक्यूमेंट है, इसके बेस पर हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है सर। और जो भी ये एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट हमारा होता है, जो कि एक प्रकार से क्या कहलाता है आपका एविडेंस के रूप में, इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट का। सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब क्या हुआ कि भैया यही डॉक्यूमेंट है, यही हमारा सोर्स है जिससे हमारी अकाउंटिंग की शुरुआत होगी। मतलब कि किसी ने कहा कि भैया ये ट्रांजैक्शन हमने किया, आपने उससे बोला सोर्स डॉक्यूमेंट दिखाओ कि क्या सबूत है कि तुम्हारी ये ट्रांजैक्शन हुई है। उसने सोर्स डॉक्यूमेंट में आपको परचेज इनवॉइस दिखाया, आप परचेज इनवॉइस देखते हो और आप बोलते हो कि हाँ जी ये जो आपने इनवॉइस परचेज किया है ये आपका मॉनेटरी टर्म में है, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है, ये एक इवेंट नहीं है, या फिर ये नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, या फिर ये कोई ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं है कि अभी आपका सिर्फ परचेज ऑर्डर दिया गया। नहीं, ये परचेज इनवॉइस है, परचेज ऑर्डर नहीं है। तो परचेज इनवॉइस देख के आपको समझ में आया कि हाँ भाई ये वो डॉक्यूमेंट है जिसको कि हम बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। और ये मॉनेटरी टर्म में इस इनवॉइस के अंदर लिखा हुआ है कि कितने रुपए का हमने आइटम परचेज किया है, किससे परचेज किया है और क्या टर्म्स हैं, हमने कैश में परचेज किया या क्रेडिट में परचेज किया। ये सारी जानकारी कहां मिल जाएगी आपको? परचेज इनवॉइस में। तो जो भी आपका सोर्स डॉक्यूमेंट होगा उस डॉक्यूमेंट के अंदर आपको सारी जानकारी मिल जाती है, जिससे आपको पता लग जाता है कि इसका वाउचर आपको बनाना है कि नहीं बनाना है, और अगर बनाना है तो उसमें क्या क्या पर्टिकुलर्स आएंगे, क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा। ठीक है सर। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि जब हम ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं तो हम ये सारी चीजें देख लेते हैं। इसके अंदर आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड मेजरमेंट वाला जो सेकंड पॉइंट था वो आपका प्रोसेस कवर हो जाता है। थर्ड पॉइंट आया था आपका रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग की शुरुआत होती है क्योंकि रिकॉर्डिंग इज अ मल्टीपल लेवल प्रोसेस। रिकॉर्डिंग एक ही लेवल में नहीं हो जाता, रिकॉर्डिंग अलग अलग लेवल्स पे होता है। तो उसके अंदर जो पहला लेवल आता है वो आता है आपका प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रैक्टिकली इसके 5 स्टेप है। पहला हमने देख लिया, हमने ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई कर लिया। अब जब आइडेंटिफाई कर लिया तो हम क्या करेंगे, हम उससे वाउचर तैयार करेंगे। अब सर ये वाउचर क्या होता है वो आपको यहां देखना है। बेसिकली क्या है कि जो भी हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट था उसके बेस पे हम अपना वाउचर एंटर करते हैं। मतलब कि हम सबसे पहला काम करते हैं कि वाउचर में उसकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो रिकॉर्डिंग है जो वाउचर में हो रही है उसके बेसिस पे हमारा आगे का स्टेप आएगा। मतलब कि हम जर्नल एंट्री पास करेंगे जिसको हम कहते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अभी हम इसमें नहीं जाते हैं, हमने पहला काम किया कि अपने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया, मतलब हमारे पास एक सोर्स डॉक्यूमेंट आ गया। दिस इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में हम क्या बात करेंगे, उसके वाउचर को बनाने की। स्टेप नंबर 3 आएगा कि हम उसकी एंट्री करेंगे अपने बुक्स में, जिसे हम कहते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करना, वो है स्टेप नंबर 3।
ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं स्टेप नंबर 2 की, जहां पे हम बात करेंगे किसकी, वाउचर्स बनाने की। ये वाउचर्स बनाना जो है कई जगह पे एलिमिनेट भी कर दिया जाता है। एलिमिनेशन का मतलब क्या हुआ कि जहां आपके पास सोर्स डॉक्यूमेंट आ गया, आप एंटर करते हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर और जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है वही एक वाउचर प्रिंट करके दे देता है। तो हम कह सकते हैं कि आज के रियल वर्ल्ड में बात करें, आज के प्रेजेंट सिनेरियो को लेके बात करें, तो ये दोनों स्टेप जो है वो एक साथ कवर हो जाता है कि अगर आपके पास सोर्स डॉक्यूमेंट है तो सोर्स डॉक्यूमेंट को जैसे ही आप अपने कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट में एंटर करोगे, बुक्स में अपने रिकॉर्ड करोगे और वहां से आप प्रिंट का कमांड दोगे तो आपका एक वाउचर प्रिंट होके आ जाएगा, जिसके ऊपर वही सारी बातें होंगी जो बातें हम यहां पे देखने वाले हैं। तो ये एक कंप्यूटराइज जमाना है, शॉर्टकट जमाना है, तो उसने वाउचर बनाने की झंझट आपके ऊपर से हटा दी। बट पहले के टाइम पे वाउचर्स अलग से बनाए जाते थे, उसके बाद बुक्स में उसकी एंट्री अलग से हुआ करती थी। चलिए जी, तो अभी हम वही लेके चल रहे हैं। तो वाउचर्स बनाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है, जो वाउचर होते हैं ये क्या होता है, वाउचर का मतलब क्या हुआ कि एक बेसिकली एक पेज का फॉर्मेट होगा। इस फॉर्मेट के टॉप पे आपकी कंपनी का क्या लिखा हुआ होगा, नाम लिखा होगा कि किस कंपनी के वाउचर बन रहे हैं। सपोज आपकी कंपनी का नाम है ABC लिमिटेड, तो इसके टॉप पे लिखा होगा। और भी पर्टिकुलर्स हो सकते हैं, लाइक एड्रेस वगैरह भी मेंशन हो सकता है। एक प्री डिफॉल्ट आप कह लो, एक प्रकार का लेटर हेड है जिसमें आप वाउचर्स को तैयार करते हो। तो इसमें कंपनी का नाम तो मिनिमम होगा ही होगा, और भी कुछ जानकारी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद यहां पे एक टेम्पलेट होता है, उसके अंदर बेसिकली हमें कुछ चीजों को डेबिट करना होगा, कुछ चीज को क्रेडिट करना होगा। ये आपको पता लग गया था बेसिक थ्योरी के अंदर कि जो भी चीज डेबिट होगी वो क्रेडिट, उसका डुअल इंपैक्ट होता है, उसका अपोजिट कुछ ना कुछ क्रेडिट जरूर होगा। तो इस वाउचर के अंदर हम डेबिट क्रेडिट का काम करेंगे और अल्टीमेटली जो ये वाउचर बना रहा है वो उस पर अपने क्या कर देगा, हस्ताक्षर कर देगा कि हाँ भैया मैंने वाउचर तैयार कर दिया। ठीक है, तो दिस इज दी एक फॉर्मेट, बेसिकली एक पन्ना है, एक पेज है जिसको वाउचर कहते हैं, जिसमें हमें फिल करना होता है कि सपोज करो आपके पास पैसे आ रहे हैं और आपको पैसे राम ने दिए, तो आप बोलोगे पैसे क्या मतलब कैश क्या हो गया डेबिट और राम क्या हो गया आपका क्रेडिट। जितना अमाउंट है सपोज 5,000 रुपए, तो आपने वो लिख दिया यहाँ पे। अभी इस पे नहीं जाना कि डेबिट क्रेडिट कैसे हुआ, वो हम सीखेंगे आगे। बट पॉइंट इज कि एक चीज डेबिट होगी, एक चीज क्रेडिट होगी, आप इसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स लिख दोगे, इसके पीछे इसका सपोर्टिंग वाउचर अटैच कर दोगे, इसको स्टेपल करोगे, नीचे साइन करोगे, वाउचर आपका तैयार हो गया। ठीक है, तो दिस इज द स्टेप। तो वाउचर जो है हर एक फॉर्म का अपना अपना होता है, अपने नाम का वाउचर होता है, उस पर उसका नाम मेंशन होगा। हर एक ट्रांजैक्शन के लिए, जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी उन सब के लिए एक सेपरेट वाउचर तैयार किया जाएगा। 10 ट्रांजैक्शन है तो 10 वाउचर्स आपके बनेंगे। हर एक के अंदर कुछ डेबिट होगा तो कुछ क्रेडिट भी जरूर होगा। जो सोर्स डॉक्यूमेंट था हमारा उसको हम अटैच कर देते हैं उस वाउचर्स के साथ, मतलब उसको उसके पीछे स्टेपल कर दिया जाता है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद क्या कहा जा रहा है, ये हाईलाइटेड है आपका कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो वाउचर है वही सोर्स डॉक्यूमेंट है। मतलब जैसे हम कह रहे हैं कि हर एक वाउचर के पीछे एक सोर्स डॉक्यूमेंट लगा होगा जो हमने फर्स्ट पेज में देखा, लेकिन हो सकता है कि कोई छोटे मोटे खर्चे हुए, छोटे मोटे खर्चे का मतलब क्या हुआ, 10-5 रुपए आपने खर्च किए और उसका कोई आपके पास बिल ही नहीं है, कोई एविडेंस ही नहीं है, और पेटी एक्सपेंस है। पेटी एक्सपेंस का मतलब वही होता है जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए आपने कहीं पे खर्च कर दिए। सपोज आपने कहीं पे पार्किंग के लिए पैसे पे किए हैं और उस पार्किंग वाले के पास रिसिप्ट नहीं था, उसने आपको 10 रुपए की पर्ची नहीं पकड़ाई, तो उस केस में इस टाइप के खर्चे को हम पेटी एक्सपेंस कहते हैं। तो उस केस में आप इसके पीछे कुछ अटैच तो कर पाओगे नहीं, लेकिन आप वाउचर तो 10 रुपए का बनाओगे। तो उसी वाउचर को हम क्या बोलते हैं कि यही वाउचर जो है ये क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट है। तो कभी कभार ऐसा होगा कि पेटी एक्सपेंसेस का आपके पास रिकॉर्ड नहीं होगा, एविडेंस नहीं होगा, तो उसके इसमें जो आप वाउचर बनाओगे वही वाउचर क्या माना जाएगा, उसका सोर्स डॉक्यूमेंट माना जाएगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो भी वाउचर्स आपके तैयार होंगे वो हमेशा कैसे होंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होंगे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपको कई आंसर्स में कोट करने के लिए आएगा और कई प्रकार से सवाल में आपसे पूछा जा सकता है। नाउ व्हाट इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो इसे कहते हैं घटनाओं के आधार पर। घटनाओं के आधार पर का मतलब क्या हुआ कि जो चीज 10 तारीख को होगी उसके बाद ही 11 तारीख आएगा, उसके बाद ही 12 तारीख आएगी, और इससे पहले अगर आएगी तो 9 तारीख आएगी। मतलब कि 9 तारीख की घटना जो है वो 12 तारीख के बाद नहीं आ सकती, और 12 तारीख की घटना जो होगी वो 10 तारीख से पहले नहीं आ सकती। मतलब इसको सिंपल कह सकते हो कि डे वाइज आपको रिकॉर्ड करना होता है, डे वाइज रिकॉर्ड करते हैं हम इसको। जो सीरियल नंबर 1 होगा, जैसे इसको आगे भी कहा जा रहा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए और सीरियली नंबर्ड होना चाहिए। सीरियल नंबर का मतलब क्या हुआ कि 10 तारीख को अगर आपने कुछ रिकॉर्ड किया है उसका सीरियल नंबर आपका 1 था उस वाउचर का, तो जो 11 तारीख को आप रिकॉर्ड करोगे उसका सीरियल नंबर ऑब्वियसली क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ऐसे करते गए आपने 30 तारीख को रिकॉर्ड कर लिया सीरियल नंबर लेट से 150 तक, तो उसके बाद 31 तारीख को जो आपका सीरियल नंबर आएगा वो कौन सा आएगा, 151 ही आना चाहिए। आप ऐसा नहीं करो कि आप इसकी जगह पे 142 एंटर कर दो, वो गलत हो जाएगा।
ठीक है। तो पॉइंट इज कि ये दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी, पैरेलली चलेंगी। जो आपका सीरियल नंबर होगा वो सीरियली नंबर्ड होगा, मतलब उसमें आगे पीछे नहीं हो सकता है। और जितने भी वाउचर्स होगा वो आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाते हो, मतलब घटनाओं के आधार पर बनाते हो, मतलब कि जो दिन पहले वो दिन का पहले बनेगा, जो दिन बाद में उस दिन का बाद में बनेगा, मतलब डे वाइज बनता है। जैसे कहते हैं डे टू डे बेसिस पे हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, इसके वाउचर्स को तैयार करके चलते हैं। तो दिस इज द सेकंड स्टेप जहां पे अपने वाउचर तैयार कर लिया। अब जब आपने वाउचर तैयार कर लिया तो उससे आप आगे बढ़ोगे और आगे बढ़ने के बाद उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप अपने रिकॉर्ड करेंगे। तो रिकॉर्डिंग इन दी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, दिस इज थर्ड स्टेप। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमने वाउचर तैयार किया है उससे उठाते हैं और उठा के कहां लेके जाते हैं, अपने बुक्स में उसको लेके जाते हैं। मतलब कि जो भी आपने वाउचर बनाया उस वाउचर से आप उसको कहां लेके जा रहे हो, अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हो। अगर वाउचर नहीं बनाया होगा तो उस केस में आपका सोर्स डॉक्यूमेंट होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज के टाइम पे हो सकता है कि वाउचर ना बन रहे हो, आप सीधा बुक्स में एंटर करते हो और वाउचर उसके बाद ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता हो कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट में। तो वट एवर द केस इट इज, अगर आपके पास वाउचर है तो वाउचर से आप बुक्स में रिकॉर्ड करोगे, वाउचर नहीं है सोर्स डॉक्यूमेंट है तो उससे रिकॉर्ड करोगे। और जैसा कि आपने पेटी एक्सपेंस का एग्जांपल देखा जहां पे आपका सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो वहां पे आपके पास सिर्फ वाउचर होगा, तो सिर्फ वाउचर से भी आप अपने बुक्स में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे। तो दिस इज रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम। अब आपका बुक्स में रिकॉर्डिंग पहली बार हो रही है। अभी तक आप कुछ आउट ऑफ द बुक्स काम कर रहे थे, आपने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके थ्रू वाउचर्स बना लिए, अब उसको अपने अकाउंट में एंटर कर रहे हो, अपने बुक्स में एंटर कर रहे हो। ये आपका पहला स्टेज हो गया कि जब आप बुक्स के अंदर हाथ लगाओगे। ठीक है, अब इस फर्स्ट स्टेप को हम क्या नाम देते हैं, इस फर्स्ट स्टेप को नाम दिया जाता है जर्नल। दिस इज द प्रैक्टिकल चैप्टर। ये आपके जो 11th क्लास का सिलेबस है इसमें प्रैक्टिकल चैप्टर है। इसके अंदर हम बकायदा जर्नल एंट्री किस तरीके से होती है, किस तरीके से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, उसको हम सीखेंगे। आपका एक चैप्टर आएगा चैप्टर नंबर 9, इसके अंदर हम बात करेंगे इस जर्नल की इन डिटेल। बहुत बड़ा चैप्टर और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप जर्नल करते हो, जर्नल से आपके बुक्स में जो है वो चीजें रिकॉर्ड हो जाती है, जिसको हम कहते हैं जर्नल एंट्रीज पास करना। ठीक है सर, अब जर्नल एंट्री पास करने के बाद जो सेकंड स्टेप आएगा वो आपका आएगा लेजर का। लेकिन क्या होता है कि अगर कुछ बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब क्या है कि जहां पे जर्नल बहुत सारे बनाने पड़ते हैं, तो वहां पे इन दोनों स्टेप के बीच में एक स्टेप और कूद जाता है जिसको हम बोलते हैं सब जर्नल्स। मतलब इसकी कैटेगरी हो गई, इसकी एक कैटेगरी होगी जिसमें हम किसकी बात करते हैं, सब जर्नल की। इस सब जर्नल को आप सब्सिडरी बुक्स भी कहते हो या फिर इसको आप स्पेशल जर्नल्स का भी नाम देते हैं। मतलब क्या हुआ कि जब जर्नल्स की वैरायटी होगी तो हम इसके अंदर एक चीज और इंसर्ट कर देते हैं जिसको हम बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स, कि कुछ चीजें तो हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे और कुछ चीजें हम सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं और फिर इन दोनों को मर्ज करते हुए अगले स्टेप में जाएंगे जिसको हम बोलेंगे लेजर। ठीक है, मतलब कि सिंपली तौर पे अगर आपसे बात की जाए तो आप बोलोगे क्या कि भैया जो हमारी बुक्स में रिकॉर्ड होती है उसके पहले स्टेप को हम जर्नल कहते हैं और जर्नल के बाद हम लेजर में चले जाते हैं। बट कभी कभार ऐसा हो सकता है कि जब जर्नल्स आपके बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो आप उसके लिए सब्सिडरी बुक्स भी बना लेते हो ताकि वहां गलती होने के चांसेस आपके कम हो जाए। ठीक है, तो जर्नल का मतलब क्या है, जहां आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो। ओरिजिनल एंट्री आपकी फर्स्ट टाइम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये रिकॉर्ड होती है और इसको भी रिकॉर्ड किया जाएगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, डे टू डे आप इसको रिकॉर्ड करते हो और ये आपकी डबल एंट्री सिस्टम को फुलफिल करती है। मतलब कि यहां पे अगर कुछ डेबिट होगा तो अपोजिट साइड आपका क्रेडिट भी होगा। जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, स्मॉल बिजनेस होगा तो वहां पे हम सिर्फ जर्नल से काम चला लेते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन है तो उस केस में हम जर्नल्स को सब डिवाइड कर देते हैं किसके अंदर, सब जर्नल्स या फिर स्पेशल जर्नल्स के अंदर। इसी को हम सब्सिडरी बुक्स भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। फॉर एग्जाम्पल ऑल ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ कैश आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। मतलब क्या हुआ कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स की जितनी भी ट्रांजेक्शंस होंगी उसके हम जर्नल के बदले उसके हम क्या बना लेते हैं, कैश बुक बना लेते हैं और इसके अंदर सारी की सारे जो पैसे आए और जो पैसे गए उसको रिकॉर्ड करने लग जाते हैं। क्रेडिट परचेज है, अगर उधार पे हम खरीद रहे हैं और बहुत सारे हमने उधार पे परचेज किए हैं तो हम उसके लिए क्या करते हैं, परचेज बुक बना लेते हैं। अगर क्रेडिट सेल है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेल्स बुक बना लेते हैं। मतलब एक जैसी ट्रांजैक्शंस आपकी अगर बहुत सारी होती है तो उसका हम एक अलग से बुक तैयार करते हैं जिसको हम उसी नाम से कहते हैं। लाइक कैश के लिए कैश बुक, सेल के लिए सेल बुक, परचेज के लिए परचेज बुक। और उसके बाद जितने भी जर्नल थे और जर्नल के अलावा जो कुछ ट्रांजैक्शन होंगे जिसके लिए हमने स्पेशल बुक्स बना लिए, सब्सिडरी बुक्स बना लिए, वो इस नाम से होंगे। इन दोनों को मर्ज करते हुए उसको कहां पे लेके जाते हैं, हम लेजर में लेके जाते हैं। तो दिस इज द प्रैक्टिस। नाउ स्पेशल जर्नल्स को आप सब्सिडरी बुक्स के भी नाम से जानते हो। आपके पास इसका भी एक चैप्टर आएगा जहां पे आप सब्सिडरी बुक्स बनाओगे। दिस इज चैप्टर नंबर 12। और जैसे कि यहाँ कैश बुक का एग्जांपल देखा तो कैश बुक के लिए भी आपके पास एक चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 11। तो मतलब चैप्टर नंबर 9 में आप जर्नल सीखोगे,
उसके बाद चैप्टर नंबर 11 के अंदर आप कैश बुक बनाना सीखोगे, और कैश बुक के अलावा जितने भी बुक्स होते हैं जैसे क्रेडिट परचेज का बुक होगा, क्रेडिट सेल्स का बुक होगा, जिसके लिए हम सेल्स बुक्स और परचेज बुक्स बनाएंगे, वो आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 12 में जाके। ठीक है, तो दिस आर द सीक्वेंस जहां पर हम इसके ऊपर प्रैक्टिकली बात करेंगे। अभी आप उसके स्टेप्स को समझ रहे हो थ्योरेटिकल वे में। ठीक है सर, ये कर लेंगे हमने जनरल बना लिया, इस चैप्टर को सीख लिया, उसके बाद हमने कैश बुक्स या सब्सिडरी बुक्स जो भी बनाने थे वो इन दोनों चैप्टर की मदद से हमने बना लिया। इन्हीं को हम सब्सिडरी बुक के नाम से जानते हैं, जो कि आपका चैप्टर नंबर 12 है। ठीक है सर, इसके बाद अगला स्टेप क्या आएगा? अगला स्टेप आएगा कि आप इन ट्रांजैक्शंस को ट्रांसफर करोगे लेजर के अंदर। अब सर ये लेजर क्या होता है? लेजर होता है हर एक का एक अपना अकाउंट। जैसे कि अगर आपके पास 10 कस्टमर हैं आपके बिजनेस के अंदर, तो 10 के 10 कस्टमर के 10 अलग से अकाउंट खुलेंगे। हर एक 10 आदमी का एक अलग अकाउंट खुलेगा। राम, श्याम, मोहन, चंदू, नंदू, कपिल, सभी के एक अपने अपने अकाउंट खोले जाएंगे, और उन सभी अकाउंट को हम क्या नाम देते हैं? उसको हम बोलते हैं लेजर। आपके पास सेल है तो सेल का एक अकाउंट होगा, परचेज है तो परचेज का अकाउंट होगा। अगर आपके पास 10 बैंक अकाउंट है, 10 अलग अलग टाइप के बैंक अकाउंट है, एसबीआई में अकाउंट है, आईसीआई में अकाउंट है, तो हर एक बैंक का एक सेपरेट अकाउंट होगा। मतलब क्या हुआ कि जितने भी अकाउंट का आपने यूज किया है, किसमें? जर्नल में या फिर अपने सब्सिडरी बुक्स में, उन सभी का एक सेपरेट खाता खोला जाएगा जिसको हम कहते हैं लेजर। और इनमें से उन ट्रांजैक्शंस को ट्रांसफर करेंगे छांट छांट के, कि सपोज आपने 100 जर्नल एंट्री पास की थी, उस 100 में से 5 जगहों पे राम की ट्रांजैक्शंस थी, तो उन 5 ट्रांजैक्शंस को उठा के हम कहां डाल देंगे? राम के अकाउंट में। मतलब हर एक अकाउंट को एक तरीके से सॉर्ट किया जा रहा है कि हाँ भैया, राम की ट्रांजैक्शन एक जगह पे ले आओ, कैश की ट्रांजैक्शन एक जगह पे ले आओ, बैंक की ट्रांजैक्शन एक जगह पे ले आओ, सेल्स को एक जगह ले आओ, मोहन है तो उसको एक जगह ले आओ, कोई डेटर और है तो उसको एक जगह ले आओ, फिक्स एसेट में आपका मशीनरी है तो उसको अलग ले आओ, आपका मशीनरी के अलावा अगर आपके पास कोई प्लांट है तो उसको अलग ले आओ। तो मतलब जितने भी आपके पास वैरायटीज है, सबके एक अकाउंट खोलेंगे और उस अकाउंट में उसके बैलेंस को ट्रांसफर करना पड़ेगा। हो सकता है आपके पास 100 एंट्री हो और ऐसे 5-5 करके ऐसे करके 50 अकाउंट खुल रहे होंगे, तो उन 50 अकाउंट को आप यहाँ पे सेपरेटली बनाते हो, उसमें उसको ट्रांसफर कर देते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि लेजर मींस कि जितने भी नंबर ऑफ अकाउंट्स होंगे जो भी आपके जनरल और सब्सिडरी में यूज हुए, उन सबका एक सेपरेट खाता खोला जाएगा, एक सेपरेट आप कह लो डब्बा तैयार किया जाएगा, और इस डब्बे के अंदर सारे बैलेंसेस को, सारे लेन देन को एक साथ समराइज्ड वे में लिखेंगे, और फिर उसका बैलेंस बता देंगे कि हाँ भैया, राम से क्या लेना है, क्या देना है, कैश में कितना पड़ा है, बैंक में कितना पड़ा है। तो उसका एक समराइज्ड इंफॉर्मेशन आपको हर एक आइटम का निकल के आएगा लेजर के अंदर। ठीक है, तो जो नेक्स्ट स्टेप होता है हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस का, वो क्या है? जब हम एंट्री जो भी हमने जनरल या सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड की थी, उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं कहां पे? उसके रेस्पेक्टिव अकाउंट्स में, जो भी लेजर के अंदर हम तैयार करेंगे। ठीक है, लेजर जो है वो क्या है? हमारा एक प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट है, जिसके अंदर अल्टीमेटली हमें जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको प्रॉपरली क्लासिफाई करते हैं, और उसका एक फाइनल बैलेंस यहां पे हम कंक्लूड करके निकाल पाते हैं। ठीक है, उसके बाद फॉर रिकॉर्डिंग इन लेजर ऑल ट्रांजैक्शंस आर क्लासिफाइड एंड ट्रांजैक्शंस ऑफ सिमिलर नेचर आर रिकॉर्डेड एट वन प्लेस। हमने क्या किया? सारे ट्रांजैक्शंस को, जैसे कि जनरल एंट्रीज थी, एक महीने के अंदर हमने 100 जनरल एंट्री पास की अलग अलग दिन पे, उसके अंदर हमने छांटे कि भैया ये 5 ट्रांजैक्शन राम की है, उस राम को उठा के कहां ले गए? एक अकाउंट में, राम के अकाउंट में एक जगह पे आ जाएगा, in an account opened in their name which will provide a complete picture of all the transaction relating to them at a glance। मतलब किसी भी पर्सन या किसी भी अकाउंट्स की, जिसकी भी बात करें, मशीनरी की हो, प्लांट की हो, कैश की हो, उन सबका एट अ ग्लांस पूरा उसका पिक्चर एक जगह पे आपको दिख जाएगा। Thus, in ledger separate account are opened in the name of each person। हर एक किसी का एक सेपरेट अकाउंट यहाँ पे खोला जाता है। Whether customer और supplier, likewise separate account are open for assets, liabilities, purchase, sale, सबका एक सेपरेट अकाउंट खोला जाएगा। Similarly, all incomes and expenses which are already recorded in journal are again classified against separate हेड्स इन द लेजर। मतलब कि जितने भी खर्चे हैं, जितने भी इनकम्स वगैरह है, जिसको हमने ऑलरेडी जनरल में रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन उन सभी इनकम्स का, सभी खर्चों का एक सेपरेट लेजर खोला जाएगा। एक्सपेंस के तौर पे आप कह सकते हो कि आपका सैलरी एक खर्चा था तो सैलरी का एक अपना लेजर होगा, रेंट एक खर्चा, रेंट का एक अपना लेजर होगा, आपको इनकम कहीं से इंटरेस्ट मिला तो उसका एक अपना लेजर होगा। मतलब जितने भी प्रकार के आपके खर्चे, जितने भी प्रकार के आपके इनकम है, सबके अपने अपने लेजर यहाँ पे आपको बनाने होंगे। ठीक है सर, अब बन गए लेजर। मान लीजिए आपने कुल 200 लेजर बना दिए। डराने के लिए कह रहा हूं, इतने लेजर्स नहीं बनेंगे। आप प्रैक्टिकली जब आप सवाल करेंगे तो आपको 2, 5, 10 लेजर बनाए जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं बनाया जाएगा। बट चलिए, जितने भी अपने नंबर ऑफ लेजर्स थे वो आपने तैयार कर लिए। अब उस लेजर को क्या करेंगे? उस लेजर को आप ट्रांसफर करोगे ट्रायल बैलेंस के अंदर। मतलब सर, पहला जो मेजर स्टेप आया वो आया जनरल। जनरल के साथ साथ आप यहां पे सब्सिडरी भी बना सकते हो, उसको हम एडिशनल कैश बुक कहते हैं। तब जब जनरल बहुत ज्यादा हो जाता है तब ऐसा करना पड़ता है।
इसके बाद आप अगले स्टेप पे आए जहां पे अपने इन सारे बैलेंसेस को ट्रांसफर कर दिया अपने अपने रेस्पेक्टिव अकाउंट्स में लेजर्स के अंदर। अब ये जो 200 आपके लेजर बने ना, इसको आप यहां से ट्रांसफर करके कहां लेके जाओगे, ट्रायल बैलेंस के अंदर। कहां लेके जाएंगे हम, ट्रायल बैलेंस के अंदर। ट्रायल बैलेंस बेसिकली एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर हम सीधा सिक्वेंशियली, जैसे 200 आइटम है तो 1 2 3 करके ऐसे करके हम 200 आइटम लिखेंगे। किसी का डेबिट बैलेंस होगा, किसी का क्रेडिट बैलेंस होगा, और जब इसको टोटल करेंगे तो हमारा डेबिट और क्रेडिट जो है वो बराबर आना चाहिए। डेबिट के अंदर अगर आपने 150 बैलेंस लिखे और 50 आपके क्रेडिट के अंदर है, तो जब इन 200 को नेट करोगे तो जितना डेबिट होगा उतना ही आपका क्रेडिट आएगा। ये दोनों के दोनों सेम आने चाहिए। अगर सेम नहीं आया मतलब कहीं ना कहीं आपने गलती की है। तो दिस इज द क्वालिटी ऑफ ट्रायल बैलेंस, जिसके अंदर हम बैलेंसिंग का काम करते हैं। सारे लेजर्स को बैलेंस करके देखते हैं कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। अगर ये मिसमैच है दैट मींस कहीं पे गलती है, फिर हम वापस से पीछे जाते हैं और चेक करने की कोशिश करते हैं कि कहां पे गलती हुई है, कहां पे ट्रांसफर हमने गलत किया या फिर कहां पे हमने एंट्री गलत पास की है। ठीक है, तो लास्ट स्टेप क्या है अकाउंटिंग का, कि बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स एंड द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस विद द हेल्प ऑफ सच बैलेंसेस। मतलब जितने बैलेंसेस लिखे हैं उन सबको हम लेजर अकाउंट्स के सारे बैलेंसेस को उठा के हम ट्रायल बैलेंस में डालेंगे और उसको टैली करने की कोशिश करेंगे। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, प्रिपेयर्ड विद डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। दो बैलेंस होगा, एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा। अकाउंट्स टू चेक दी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स। मतलब कि जितना भी हमने लेजर अकाउंट तक में कार्रवाई की है उन सबकी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने का हम यहां पे काम करते हैं। इफ ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली, टैली का मतलब क्या हुआ कि आपका अगर डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं करेगा तो उस केस में क्या करोगे आप, उस केस में आपको ये पता लगेगा कि भैया कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हुई है पोस्टिंग करते वक्त या फिर बैलेंसिंग करते वक्त। आप वापस से पीछे बढ़ोगे, पीछे जाओगे और चेक करोगे कि कहां पे गलती हुई है, और जो गलती हुई होगी उसको हम रेक्टिफाई करते हैं। ठीक है सर। उसके बाद जितने भी हमारे लेजर्स होंगे, जितने भी लेजर अकाउंट हमने बनाए होंगे वो सारे के सारे हमारे ट्रायल बैलेंस में आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया लेजर अगर आपके 200 बनाए हैं तो ट्रायल बैलेंस में आपके 1 से लेकर 200 तक आइटम आएंगे। किसी का डेबिट बैलेंस, किसी का क्रेडिट बैलेंस होके चलता है। और जब ये ट्रायल बैलेंस तैयार हो जाएगा तो ये हमारा फाइनल पिक्चर निकल गया। इस ट्रायल बैलेंस से हम क्या बनाएंगे, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको क्या देगा कि आपने कमाया कितना, गवाया कितना, और बैलेंस शीट आपकी फाइनेंशियल पोजीशंस को इवैल्यूएट करके बताएगा। तो दिस इज द होल सोल प्रोसेस। अगर मैं समराइज करूं इसको तो सबसे पहला आपने काम क्या किया, आपने ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया कि वो रिकॉर्ड करना है कि नहीं करना। ये बेसिकली करके हमें प्रैक्टिकल नेचर में मिला क्या, आपको मिला सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक है, जब सोर्स डॉक्यूमेंट मिल गया तो इसकी मदद से आपने क्या बनाया, वाउचर्स बनाया, जो कि एक स्टेप है, ऑल्दो इसको कई बार हटा भी दिया जाता है। इसके बाद आप फाइनली आए जर्नल के अंदर। जर्नल के साथ साथ आपने यहां पे अगर जरूरत पड़ी तो आपको बनाना पड़ा क्या, सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स भी आपने यहां पे कुछ बना दिए। इसके बाद सारे जर्नल के बैलेंसेस को, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। यहां पे आपने जो काम कर लिया अगर ये सही है तो होपफुली सारा कुछ सही होगा, आगे गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो जर्नल हो गया। इसके बाद आपने जितने भी जर्नल थे उन सभी के आपने सेपरेट लेजर अकाउंट्स खोले और उसके अंदर उसके बैलेंसेस को ट्रांसफर कर दिया। जितने लेजर्स थे वो सारे के सारे आप नंबर करते हुए, नंबराइज करते हुए आप लेके गए ट्रायल बैलेंस के अंदर। किसी का बैलेंस डेबिट था, किसी का बैलेंस क्रेडिट था, वो दोनों अगर मैच हो गया तो आपका ट्रायल बैलेंस बिल्कुल करेक्ट बना है। इस ट्रायल बैलेंस की मदद से आप फाइनली बनाओगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंदर आप बनाते हो क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बनाते हो क्या, बैलेंस शीट। दिस इज दी होल प्रोसेस। इसके बाद आपकी अकाउंटिंग का प्रोसेस खत्म हो जाता है। अकाउंटिंग यहां पे आपकी समाप्त कहलाती है। ठीक है, तो दिस इज द प्रैक्टिकल चीज। ये सारी चीज हम चैप्टर्स में करेंगे। आपने जो सोर्स डॉक्यूमेंट आइडेंटिफाई करना है वो तो आप थ्योरी में सीख लोगे। उसके बाद आपके पास एक चैप्टर आएगा जहां पे हम सोर्स डॉक्यूमेंट की मदद से वाउचर्स वगैरह बनाना सीखेंगे, विच इज आर चैप्टर नंबर 8। यहां पे हम सोर्स डॉक्यूमेंट की बात करेंगे कि कैसे कैसे सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट की मदद से आपके वाउचर्स वगैरह किस तरीके से तैयार होते हैं, वो चीज आप सीखोगे चैप्टर नंबर 8 के अंदर। उसके बाद आपका जर्नल का मैंने आपको बताया चैप्टर नंबर 9 आएगा। उसके बाद जर्नल और सब्सिडी दोनों चीजें हैं, तो चैप्टर नंबर 9 के अंदर हम जर्नल सीखेंगे। 10वां चैप्टर और 11वां चैप्टर जो है वो आपकी सब्सिडरी बुक्स की बात करेगा। इसके बाद बात आगे बढ़ेंगे, चैप्टर नंबर आपका 13 आएगा जहां पे आप लेजर्स बनाना सीखोगे। उसके बाद आप आगे बढ़ोगे, आप ट्रायल बैलेंस और एरर्स वगैरह फाइंड करना सीखोगे चैप्टर नंबर 12 के अंदर। और उसके बाद आपका जो एट लास्ट बच गया जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगे, वो आप सीखोगे चैप्टर नंबर 20 और चैप्टर नंबर 21 के अंदर। और ये भी सारी चीजें सीख जाओगे तो आपका 11th के हद तक का जो कोर्स है वो आपका अकाउंट्स का कंप्लीट हो जाएगा। तो दिस इज ऑल what we have to learn in our course module, जो आपको 11th क्लास का कोर्स आपको प्रोवाइड करता है। वो सारी इतनी जानकारी गैदर करने के लिए कहता है, जिसको हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो दिस इज ऑल प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। दिस इज द वन पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर जिसके अंदर हमने प्रोसेस की बात कर ली। दिस इज थियोरिटिकल। ये सारी चीजों को स्टेप वाइज करते हुए चैप्टर्स में आपके आगे
आने वाले समय में परोस के आपके सामने रखा जाएगा। नाउ अनदर टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, वो हम करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।